वेलकम टू सिलेक्शन एक्सपर्ट। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ, कूलम्स लॉ में कंपैरिजन किया। कूलम्स लॉ में फोर्स के डायरेक्शन के बारे में बताया मैंने, फील्ड के बारे में डिस्कस किया, फील्ड की और फोर्स की क्या डायरेक्शन हुआ और कुछ प्रॉब्लम्स किया। तो आज की क्लास में भी हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स और करें ताकि हमारा कूलम्स लॉ टॉपिक और क्लियर हो जाए। तो बेसिकली आज की क्लास हमारा कुछ न्यूमेरिकल पे बेस्ड है। ओके, तो लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कशन किया, उसमें सबसे पहला एक न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज कैपिटल क्यू है। सपोज हमारे पास एक चार्ज कैपिटल क्यू है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास एक चार्ज कैपिटल क्यू है तो इस चार्ज को ऐसे दो पार्ट में हमें ब्रेक करना है, तोड़ना है, डिवाइड करना है, सो दैट कि उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। और हमें बताना है कि अमाउंट ऑफ चार्जेस क्या होंगे जो दो ब्रेक हो रहे हैं और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फोर्स। क्वेश्चन इज क्लियर। तो हमारे पास एक चार्ज कैपिटल क्यू है, हमने क्या किया, इसका एक पार्ट कर दिया ब्रेक स्मॉल क्यू, तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। तो हमारे पास एक चार्ज कैपिटल क्यू है, इस चार्ज को कैसे हम दो पार्ट में डिवाइड करें कि उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, और वो मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। क्लियर। ओके, तो मान लिया हमारे पास जो चार्ज कैपिटल क्यू था इसके हमने दो पार्ट कर दिया, एक पार्ट स्मॉल क्यू हो गया और दूसरा पार्ट क्या हो गया, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। तो हमारा जो स्मॉल क्यू चार्ज है ये वेरिएबल है, अगर हम स्मॉल क्यू की वैल्यू चेंज कर देंगे तो कैपिटल क्यू माइनस क्यू की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। लेकिन हमारा जो कैपिटल क्यू है ये हमारा चार्ज क्या है, फिक्स है। ओके, तो हमारे पास अब क्या हो गया, हमारे पास दो चार्ज हो गया, एक चार्ज हो गया क्यू और दूसरा चार्ज हो गया कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। हमारे पास दो चार्ज हो गए। अब ये दोनों चार्ज मान लीजिए आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो ऑब्वियसली जो भी चार्ज था उसके अगर दो टुकड़े कर रहे हैं, सेम टाइप के चार्जेस हैं, तो उनमें क्या हो जाएगा, सेम टाइप के चार्जेस में रिपल्सन हो जाएगा। तो हमें ये निकालना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम रिपल्सन फोर्स। ओके, एंड ये भी बताना है कि ये जो मैक्सिमम फोर्स है इसकी कैलकुलेट करना है, और ये फोर्स मैक्सिमम जब होगा तो उस समय हमारे पास चार्ज की वैल्यूज कितनी होंगी। ओके, तो अब हमारे पास एक चार्ज के दो पार्ट हो गए, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस क्यू इज वेरिएबल, क्योंकि अगर हमें क्यू की वैल्यू चेंज होगा तो कैपिटल क्यू माइनस क्यू भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो अगर हमारे पास अब दो चार्ज हैं तो उनके बीच में कूलम्स लॉ क्या लगेगा, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फर्स्ट चार्ज एंड सेकेंड चार्ज, और बीच का डिस्टेंस इनके बीच में स्मॉल आर। ओके, तो दिस इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। अब ये देखना है कि हमारा फोर्स डिपेंड किस पे करता है। तो प्रैक्टिकल बात है कि हमारा कैपिटल क्यू तो फिक्स है, ये भी चीजें हमारी फिक्स है, अगर मीडियम नहीं बदल रहा है तो भी फिक्स है, और आर भी फिक्स है। इसका मतलब हमारा जो फोर्स है ये एफ, ये फोर्स हमारा चार्ज का फंक्शन है, स्मॉल चार्ज वेरिएबल है, और हमें बताना है कि ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा। तो जैसे हम लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है कि अगर हमें किसी चीज का मैक्सिमम और मिनिमा करना है तो हमें उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ओके, तो मैं थोड़ा आपको और क्लियर कर दूं कि मैक्सिमम मिनिमा कंसेप्ट यहां जरूरत पड़ेगी। तो थोड़ी देर के लिए मैक्सिमम मिनिमा समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास y एक फंक्शन है जो x का फंक्शन है, y इज द फंक्शन ऑफ x, मीन्स y डिपेंड्स ऑन x। तो x यहां पे हमारा वेरिएबल है और y भी हमारा वेरिएबल है, बट x हमारा कैसा वेरिएबल है, x हमारा फ्री वेरिएबल है। y हमारा कैसा वेरिएबल है, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो मतलब कहने के हुआ कि कोई भी फंक्शन हो सकता है x, y कोई भी फंक्शन हो सकता है, y x का कोई भी फंक्शन हो सकता है, बट आप इस चीज का हम अगर ग्राफ प्लॉटिंग करें तो मान लीजिए यहां पर हमारा x है और यहां पे हमारा y है। तो x और y हमारे दो फंक्शंस हैं। मान लिया y इज ए फंक्शन f x, फॉर एग्जांपल y इक्वल टू 2x
+3 हो सकता है, ये भी फंक्शन हो सकता है। y इक्वल टू साइन x भी कोई फंक्शन हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। ओके, तो अगर हम यहां पर कोई भी सिंपल ग्राफ खींचें तो ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट है, ये हमारा मिनिमम पॉइंट, ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट है। तो कोई भी पॉइंट या तो मैक्सिमम या मिनिमम, अगर हम इन दोनों पॉइंट के बारे में बात करें तो चाहे वो पॉइंट मैक्सिमम हो या फिर वो पॉइंट मिनिमम हो, दोनों ही कंडीशन पे उसका जो स्लोप है, टेंजेंट है, वो एक्स एक्सिस के लाइन, ये लाइन के टेंजेंट, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो हमें पता है स्लोप। ओके, तो जो हमारा स्लोप है, स्लोप को हम कह सकते हैं स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। बट यहां पर आपको मेन इंपॉर्टेंट बात यह ध्यान रखना है, डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं? y का। y कैसा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। और x कैसा वेरिएबल है? फ्री या इंडिपेंडेंट है। तो डिफरेंशिएशन जब भी हम करेंगे, डिफरेंशिएशन हमेशा y का विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। y और x तो मैथ है, बट अब फिजिक्स में हमें ये ध्यान रखना है किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अगर हम y का कर रहे हैं तो y कैसा होना चाहिए? डिपेंडेंट, और x कैसा होना चाहिए? फ्री। ओके, तो यहां पर जहां आपने देखा है डायग्राम में, देखिए जहां भी मैक्सिमम पॉइंट आया है या फिर मिनिमम पॉइंट आया, हर जगह पर जो लाइन है, टेंजेंट लाइन है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब स्लोप इसका जो है वो कितना होता है? स्लोप हमेशा होता है tan थीटा, और थीटा मतलब यहाँ एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दैट इज tan 0। इसकी वैल्यू कितना हो गया? 0। इसका मतलब कि अगर कभी भी हमें मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन निकालनी है तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, differentiation of y with respect to x equal to 0. This is the condition of maxima or minima. Okay? तो अब हमें ये चेक करना है कि वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो उस कंडीशन में हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। dy by dx equal to 0 पुट करने के बाद हमें x की कुछ वैल्यूज मिलेंगी। ओके, तो x की जो हमारी वैल्यूज मिलेंगी, x की वैल्यूज मिलेंगी, लेट अस से x इक्वल टू x1 हो सकता है, x2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब हमें x की वैल्यू मिल गई, और उस वैल्यू के बाद अब हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, और जो सेकंड डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, ये वैल्यू हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, तो अगर ये वैल्यू 0 भी हो सकता है। तो अगर हमारे पास ये वैल्यू, सेकंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव का मतलब होगा मिनिमा, पॉजिटिव मीन्स मिनिमा, नेगेटिव मीन्स मैक्सिमा। ओके, एंड 0 मीन्स नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ओके, तो हमें यह पता लग जाएगा कि ये सारी वैल्यूज जो है सेकंड डेरिवेटिव, अब सेकंड डेरिवेटिव में जो हम सॉल्व करेंगे उसमें x की कोई वैल्यू होगी, x की जो भी वैल्यूज आएंगी हर एक वैल्यूज पे चेक करेंगे, x की पर्टिकुलर जो भी वैल्यूज होगी। तो मतलब कहने का ये होगा कि अगर हमारा एक ग्राफ इस तरीके से कुछ है, तो कोई ग्राफ इस तरीके से बन रहा है, तो ऐसे हो सकता है। तो अगर आप इसमें देखें, ये हमारा y है और ये हमारा x है, ये कोई ग्राफ है y इज सम फंक्शन ऑफ x। तो इसमें आपने देखा कि जो भी हमारे पॉइंट्स हैं, मैक्सिमम पॉइंट हो या मिनिमम पॉइंट हो, मैक्सिमम हो मिनिमम हो, या आपने ये पॉइंट देखा इसमें बिल्कुल पैरेलल है। जैसे हमारा मैक्सिमा हो गया फॉर एग्जांपल, ये पॉइंट हमारा मिनिमा का हो गया, और यहां पर हमारा नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। इन तीनों ही केसेस में हर एक पॉइंट पे एक बात कॉमन है, वो क्या है? सब पॉइंट पे जो स्लोप है उसकी वैल्यू क्या है? 0 है। तो आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं एक्स की,
तो एक्स किसी वैल्यू मैक्सिमम हो सकता है, एक्स किसी वैल्यू मिनिमम हो सकता है, किसी वैल्यू पर नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम भी हो सकता है। तो ये चीज डिपेंड करेगा फंक्शन कैसा है। बट इतना तो समझ में आ रहा है कि हमें मैक्सिमम जब भी फिजिक्स में चेक करना होगा ये कंडीशन लगानी पड़ेगी। नॉर्मली फिजिक्स में क्या होता है कि कोई फंक्शन या तो मैक्सिमम होता है फिर मिनिमम होता है, हमें सेकेंड फंक्शन को चेक करने, सेकेंड डेरिवेटिव को मैक्सिमम और मिनिमम को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो मैं अगेन अपने प्रॉब्लम पे बैक कर रहा हूं। तो हमारा प्रॉब्लम क्या था? एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम यह था कि हमारे पास एक चार्ज है कैपिटल Q और इस चार्ज को हमने दो पार्टों में डिवाइड किया, एक Q और रिमेनिंग पार्ट Q माइनस Q हो गया। दिस इज द रिमेनिंग पार्ट। ओके, तो हमने फिर क्या किया, इनको दो अलग अलग जगहों पे रख दिया, Q और Q माइनस Q दोनों के बीच की डिस्टेंस R लिया, फिर फोर्स निकाला और हमने बताया फोर्स हमारा स्मॉल q का फंक्शन। जैसे हमने पढ़ते हम लोग फोर्स हमारा स्मॉल q का फंक्शन है, इसका मतलब या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे हमारा y होता है, y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो यहां पर हमारा जो वेरिएबल था वो स्मॉल q है। ओके, तो यहां हमारा फोर्स हमारा एक प्रकार का y टाइप का है, मतलब y हमारा क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसी तरीके से हमारा जो फोर्स है वो हमारा डिपेंड है ऑन चार्ज q। यू कैन से फोर्स इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल चार्ज q, बाकी चीजें सब कांस्टेंट है। ओके, तो हमारे पास जो फोर्स का फार्मूला था वो हम लोगों ने लिखा, इनमें कितना फोर्स लग रहा है। तो फोर्स हमारा हो गया आपका F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q सेकेंड चार्ज कैपिटल Q माइनस स्मॉल q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स एंड ऑलरेडी आज, और मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया कि जो हमारा जो फोर्स है वो हमारा चार्ज का फंक्शन है। अब क्वेश्चन ये है कि फोर्स मैक्सिमम कब होगा। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हमने कंडीशन बताया था dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो वही कंडीशन यहां पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू चार्ज स्मॉल q इज इक्वल टू 0। अंडर दिस कंडीशन हमें मिल जाएगा मैक्सिमा मिनिमा की। तो अब इसमें देखें प्रॉब्लम को, तो हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू चार्ज करेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन डी बाई डी क्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q से मल्टीप्लाई कर दें कैपिटल Q माइनस स्मॉल q होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो यहां पर जितनी चीजें हैं उसमें बहुत सारी चीजें कॉमन है, कांस्टेंट है, तो उसको बाहर निकाल दें। तो df अपॉन dq इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज कांस्टेंट 1/r स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई डी क्यू ऑफ स्मॉल q माइनस d बाई डी क्यू ऑफ q स्क्वायर। ओके, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर। बेटा यहां पर देखना है कि हमारा कैपिटल Q क्या है, कांस्टेंट है, तो उसका कोई डिफरेंशिएशन होगा नहीं। ये आपका स्मॉल q है, जैसे हम लोग d बाई डी एक्स अब x करते हैं तो इसका आंसर क्या बचा कैपिटल Q इंटू 1, और इसका कितना हो गया x स्क्वायर का 2x, तो q स्क्वायर का 2q। तो ये हमारा हो गया df बाई dq। और अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम मिनिमम के लिए इसको पुट करना है 0। तो देखिए ये टर्म तो पूरा कांस्टेंट है, तो यही 0 होगा। इसका मतलब कैपिटल Q माइनस 2q इक्वल टू 0। तो इससे क्या मिला हमें, इससे हमको ये पता लगा कि जो स्मॉल q है वो कितना है कैपिटल Q बाई 2। ओके, तो स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल Q बाई 2। तो हमें मिल गया चार्ज की वैल्यू जो स्मॉल q कैपिटल Q बाई 2। तो इसका मतलब हमारे दो पार्ट कौन कौन से चार्ज, जो हमारा बड़ा चार्ज था कैपिटल Q, उस कैपिटल Q को हम लोगों ने दो पार्ट किए थे, कैपिटल Q के दो टुकड़े किए थे, एक हमारा स्मॉल q था,
दूसरा हमारा कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू था, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, इसकी वैल्यू आ गया है Q/2। तो इसकी वैल्यू भी कितना हो गया, Q माइनस Q/2। इसकी वैल्यू भी कितना हो गया, Q/2। मतलब क्या हुआ, चार्ज मस्ट बी इक्वली डिवाइडेड। ओके, बोथ चार्जेस आर इक्वली डिवाइडेड। अब इसको हम क्या कह सकते हैं कि अगर चार्ज इक्वली डिवाइडेड हमें चेक करना है कि फोर्स मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव चेक करते हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम सेकंड डेरिवेटिव चेक करना चाहते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव चेक करने के लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं, डी स्क्वायर एफ बाई डी क्यू स्क्वायर, ये चेक करना चाहते हैं। तो डी बाई डी क्यू ऑफ व्हाट, डी एफ बाई डी क्यू। ओके, और हम लोगों ने ऑलरेडी इस टर्म को निकाला हुआ है पहले, डी बाई डी क्यू ऑफ व्हाट इज डी एफ बाई डी क्यू, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर। यहां पे था कैपिटल क्यू और यहां पे कितना था, स्मॉल क्यू, इसके पहले निकाला था। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑब्वियस थिंग है, कैपिटल क्यू तो कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। आंसर क्या है, क्यू का 1 हो गया। तो मतलब सेकेंड डेरिवेटिव आपका हुआ डी स्क्वायर एफ अपान डी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर। कैपिटल क्यू का कितना हो गया, 0 माइनस 2, क्यू का हो गया 1। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, निगेटिव है। निगेटिव मतलब लेस देन 0, दिस इज लेस देन 0। तो अगर सेकेंड डेरिवेटिव हमारा लेस देन 0 है तो किसकी कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है मैक्सिमा की या मिनिमा की। तो अगर हमारा सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव है मतलब दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। क्लियर। अब यहां पर देखिए कि हमारे पास जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव उसमें कुछ आ ही नहीं रहा, वेरिएबल आ ही नहीं रहा, क्यू आ ही नहीं है, तो हमें क्यू की कोई वैल्यू सिलेक्ट ही नहीं करनी है। मतलब क्यू की जो भी वैल्यू है उस पे फोर्स मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता कि क्यू स्क्वायर होता तो हमारा क्यू आता, तो हमें क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती। तो मीन्स ये हमारा हो गया मैक्सिमा। तो हम क्या कह सकते हैं, एट क्यू इक्वल टू Q/2 फोर्स हैज मैक्सिमम वैल्यू। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम वैल्यू तो फोर्स की है, फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी, है ना। तो हमें कैलकुलेट करना है F, जो हमारा जो फोर्स है उस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है कितना होगा। तो हमको F का फॉर्मूला कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू अपान r स्क्वायर। क्लियर। तो हमें F मैक्सिमम निकालना है, कितना होगा, तो इसमें रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू की जगह और कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू अपान r स्क्वायर। इसमें जहां भी है सभी जगह पर क्या पुट करेंगे, पुट करेंगे q इक्वल टू Q/2। तो बेटा अगर q की जगह Q/2 पुट करें तो F मैक्सिमम की वैल्यू कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q मीन्स Q/2। ये भी कितना हो गया, q माइनस Q/2, अगेन Q/2 अपान r स्क्वायर। तो व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपान 4 पाई r स्क्वायर। तो आप लोगों को इस प्रॉब्लम में ये समझ में आया कि हमें कैलकुलस भी यूज करना पड़ता है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया कि अगर हम एक चार्ज को इक्वली डिवाइडेड करें दो पार्ट में तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम। चलिए अब बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है कि मान लीजिए हमारे पास या आपसे कहा जाए 100 रुपए को
इस तरीके से कहा जाए कि अगर आपसे कहा जाए कि 100 रुपए को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए, 100 रुपए को 100 रुपीज को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कीजिए कि जो उनका प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम हो जाए। तो मान लीजिए क्या क्या पॉसिबिलिटी, आपने बोला नहीं 70 इंटू 30, एक पार्ट 70 तो कितना हो गया 2100। अगर आपने बोला 60 इंटू 40 तो आंसर कितना हो गया 2400। तो अगर किसी ने बोला नहीं 50 इंटू 50 तो आंसर कितना हो गया 2500। तो ये तो साफ समझ में आ रहा है क्योंकि 100 रुपए के दो टुकड़े में बांटे 50 और 50, तभी उसका प्रोडक्ट क्या हो सकता है मैक्स। उसी तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास एक चार्ज जो हमारा कैपिटल Q था, इसका अगर एक पार्ट हमारा Q/2 हो जाए और दूसरा पार्ट भी हमारा Q/2 हो जाए तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, ओके। तो हम लोगों ने कूलम्स लॉ पे एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। तो कूलम्स लॉ की हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, अब हम लोग कूलम्स लॉ पे बेस्ड और प्रॉब्लम्स भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग कूलम्स लॉ पे बेस्ड अंदर प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि दूसरा प्रॉब्लम सिलेक्ट करते हैं। ओके, तो इस प्रॉब्लम में अब हमारा जो एम ये है कि मैं थोड़ा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम अगेन डिस्कस करना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं आपको एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करना चाहता हूं। पहले लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने जब कूलम्स लॉ पढ़ा था तो बताया था कि जो कूलम्स लॉ होता है उसमें फोर्स का फार्मूला होता है F = 1/4πε0K Q1 Q2 R²। ठीक है, ये कंसेप्ट हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा मैं अल्जेब्रिकली मैनिपुलेट कर रहा हूं। कैसे कि ये फॉर्मूला तब करेक्ट है जब हमारा कोई मीडियम हो, बिकॉज यहां पर जो K है वो क्या है, K हमारा मीडियम डिपेंडेंट है। तो अब इसी फार्मूले को अगर मैं यहां से K हटा दूं, K को क्या कर दूं, इस फार्मूले से हटा दूं, जैसे आपने पढ़ा था एयर के लिए क्या फार्मूला था, एयर के लिए फार्मूला था F एयर या वैक्यूम 1/4πε0 Q1 Q2 R², क्योंकि एयर के लिए K की वैल्यू हो जाती है 1। तो माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करता है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले हमारे जो दोनों चार्जेस थे Q1 और Q2, दोनों ही चार्जेस पहले कहां पे थे, पहले दोनों ही चार्जेस हमारे एयर में रखे थे। अब उन दोनों चार्जेस को हमने क्या कर दिया, किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख दिया। ठीक, तो मतलब ये जो चार्जेस थे Q1 और Q2, मान लीजिए इनकी डिस्टेंस बीच में क्या थी, R डिस्टेंस थी। पहले किस में रखे हुए थे, पहले ये रखे हुए थे एयर में। अब इन्हीं चार्जेस को हमने क्या कर दिया, दूसरे मीडियम में डाल दिया, तो हमारा मीडियम डिपेंडेंट हो जाएगा। तो अब मैं इस फार्मूले को थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करता हूं। तो इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, फोर्स को रिड्यूस करना, क्योंकि K की वैल्यू हमारा क्या होता है, हमेशा 1 से ज्यादा होगा। अगर 1 है तो एयर और वैक्यूम हुआ, मान लीजिए वाटर है 81 हो सकता है, 80 हो सकता है। मतलब K का एम क्या है, फोर्स को रिड्यूस करना बाय फैक्टर 1/K। अब अगर हम कहें इसी फार्मूले को थोड़ा मैं दूसरे तरीके से लिखना चाहता हूं, F = 1/4πε0। ठीक है, मैंने यहां से K हटा दिया, फिर लिखा चार्ज Q1 Q2 K को मैंने यहां लिख दिया और R² लिख दिया। बहुत आराम से समझिए इस चीज को, फोर्स को मैंने यहां पे ऐसे लिख दिया और थोड़ा इसको मैनिपुलेट किया अलजेब्रिकली। F = 1/4πε0 Q1 Q2 इसको मैंने क्या लिखा, √K × R का होल स्क्वायर। दिस क्लियर। तो एक्चुअली फार्मूला तो हमारा किसी मीडियम के लिए ही था, ये भी फार्मूला हमारा मीडियम के लिए ही था, लेकिन अब मैं क्या करूं कि जो हमारा टर्म √KR है, ये जो टर्म हमारा √KR है,
इसको मैं अगर थोड़ी देर के लिए मैं आर डैश मान लूं, क्या मान लूं? आर डैश, तब ये फॉर्मूला क्या बन गया? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R डैश स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला ऐसा नहीं लग रहा है कि एयर के लिए हो, जबकि ये फॉर्मूला किसके लिए था? मीडियम के लिए था। मींस अगर हम के यूज करें तो मीडियम है, तो मैंने इस फॉर्मूले में जो के था उसको मैंने स्क्वायर रूट के लिख दिया और आर का होल स्क्वायर कर दिया, ताकि ये फॉर्मूला हमारा इस फॉर्म में बदल जाए। एफ एयर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर डैश स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी आर डैश की वैल्यू है वो क्या लिखा मैंने यहां? मैंने आर डैश इज इक्विवेलेंट टू स्क्वायर रूट के टाइम्स ऑफ आर। मतलब कि अगर दो चार्जेस हमारे एयर में रखे थे तब तो सिचुएशन ठीक है, अगर दो चार्जेस हमारे मीडियम में रखे हैं तो उस मीडियम का उद्देश्य क्या है? मीडियम का कुल मिला के एम ऐसा है कि उनकी सेपरेशन, चार्जेस की सेपरेशन को बढ़ा देना। मतलब अगर दो चार्जेस किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखे हुए हैं तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का काम यह है कि ये ऐसा ही आंसर देगा जैसे कि एयर था, बट फर्क क्या होगा? उसके डिस्टेंस को बढ़ा देगा। मतलब Q1 Q2 R डिस्टेंस अगर हमारा एयर में है तो फोर्स हमारा सिंपली 1/4 पाई Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अगर यही हमारा एयर के बजाय क्या कर दूं मैं कह दूं एयर के बजाय ये वाटर है। तो क्या है? एयर के बजाय वाटर है। तो अगर एयर के बजाय वाटर है तो इसी को, वाटर को भी मैं इसको थोड़े फॉर्मूले को चेंज कर दूं तो वाटर को भी मैं एयर बना सकता हूं। बस ध्यान ये रखना पड़ेगा, इसके डिस्टेंस को मैं कह दूं स्क्वायर रूट के टाइम्स ऑफ आर। दैट आई मीन टू से। मीन्स फिर से देखिए, मैंने इसको फॉर्मूला क्लियरली बताया। दो चार्जेस हमारे अगर है Q1 और Q2, अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1 एक चार्ज Q2, ये हमारे पास स्क्वायर रूट के टाइम्स R, दैट इज एक्चुअली R डैश। दिस इज इक्विवेलेंट टू एयर। मतलब ये सिचुएशन बोले या फिर ये सिचुएशन बोले, Q1 Q2 R डिस्टेंस मीडियम, Q1 Q2 R डिस्टेंस मीडियम, या Q1 Q2 स्क्वायर रूट के R डिस्टेंस एयर, दोनों बात एक ही है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, Q1 Q2 R डिस्टेंस इन मीडियम ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is equivalent to the Q1 Q2 charge in air with distance R dash. Q1 Q2 charge in medium with distance R is equal to Q1 Q2 charge in air with distance R dash. This is the effect of dielectric constant. Hope this is clear to you. अब मैं आपको एक प्रॉब्लम कराने जा रहा हूं, इस प्रॉब्लम से आप ये मेरी बात और बेटर समझेंगे क्या कहना चाहता हूं। Let us take a problem. प्रॉब्लम यह है, आपके पास प्रॉब्लम स्क्रीन पे दिख रहा है कि अगर हमारे पास, ध्यान से देखिए प्रॉब्लम, इफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज स्मॉल r, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज स्मॉल r, दोनों ही चार्ज का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r, एंड इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इज इंसर्टेड इन लेंथ t, मतलब सम पार्ट ऑफ स्पेस, then the force between them becomes what? Four options are given: first,
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, वी हैव 4 ऑप्शंस। तो मैंने आपको पहले बताया कि हमें धीरे धीरे जेई और नीट की तरफ बढ़ना है। तो इस क्वेश्चन को आपने ये समझा कि क्वेश्चन में हमारे पास 2 चार्जेस हैं। क्या क्वेश्चन कहना चाहता है? क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि हमारे पास 2 चार्जेस हैं, Q1 और Q2। Q1 और Q2 2 चार्जेस हैं। एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है। ठीक, डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस इज R। इनके बीच डिस्टेंस कितना है? R है। अब हमने क्या पहले, इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंसर्टेड, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंसर्टेड इन लेंथ T, मतलब पूरे में नहीं, जो R डिस्टेंस पहले था एयर में था, मान लीजिए पहले, अब इसके कुछ पोर्शन में, मान लीजिए थोड़ा सा पोर्शन है ये ऐसा, इस थोड़े से पोर्शन में मैंने T डिस्टेंस का डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो उस सिचुएशन में फोर्स क्या होगा उन दोनों के बीच, और हमारे पास 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ पहला ऑप्शन 1/4 Q1 Q2 R माइनस टी प्लस स्क्वायर रूट टी के टी का होल स्क्वायर। ऐसे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को पूरा सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, वैसे तो हम शॉर्ट ट्रिक से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी चीज एयर में रखी हुई है, R डिस्टेंस है, अगर वही चीज अगर हम डाइलेक्ट्रिक में रख दें तो स्क्वायर रूट K टाइम्स R डिस्टेंस हो जाती है। ठीक है, तो मान लिया हमारे पास ये था और इतनी डिस्टेंस हमारा T डिस्टेंस है, और यहां पे मैंने डाइलेक्ट्रिक रख दिया T डिस्टेंस। ठीक, तो अब हमारा रिमेनिंग पार्ट कितना बचा भाई? पूरा हमारा R था, जहां T पार्ट में डाइलेक्ट्रिक यूज किया, तो R माइनस T पार्ट क्या हुआ? रिमेनिंग। तो R माइनस T, इस रिमेनिंग पार्ट में हमारे पास डाइलेक्ट्रिक नहीं है। T पार्ट में क्या है? डाइलेक्ट्रिक है। T पार्ट में डाई इलेक्ट्रिक है, और R माइनस T पार्ट में क्या है? रिमेनिंग पार्ट में क्या हो गया? एयर। तो अब फर्क क्या पड़ा कि जो T पार्ट डाइलेक्ट्रिक है, T पार्ट डाइलेक्ट्रिक को हम क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट K टाइम्स T एयर बन जाएगा, और इधर R माइनस T एयर में है ही है। इसका जो डिस्टेंस नाउ फाइनल डिस्टेंस क्या बन जाएगी? स्क्वायर रूट K टाइम्स T प्लस R माइनस T। ये हमारी इफेक्टिव डिस्टेंस हो जाएगी। क्लियर? तो अगर ये हमारी इफेक्टिव डिस्टेंस हो जाएगी तो कूलम्स लॉ में हमारा फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। बट अब इफेक्टिव डिस्टेंस कितना हो गया? स्क्वायर रूट KT, बिकॉज T में डाइलेक्ट्रिक डाला, उसमें हम स्क्वायर रूट K से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एयर बन जाएगा। ओके, और R माइनस T तो रिमेनिंग एयर था ही, तो अपान कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट K टाइम्स T प्लस R माइनस T का होल स्क्वायर। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द फोर्स। ओके, तो ये हमारी फोर्स की वैल्यू हुआ। तो अगर आप अपने चारों ऑप्शंस को देखें तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R माइनस T प्लस स्क्वायर रूट K टाइम्स T का होल स्क्वायर। So what is correct option? This option A is correct. Okay? क्लियर हुआ? तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारे पास, फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट होता है तो उसको भी हम एयर के तरीके सॉल्व कर दें, बट ध्यान क्या रखना है कि स्क्वायर रूट K टाइम्स डिस्टेंस हो जाएगा, इफेक्टिव डिस्टेंस। ओके, तो इस प्रॉब्लम में हम लोगों ने सॉल्व किया इसको। अब हम लोग आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करना चाहते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट के लिए। तो नेक्स्ट कंसेप्ट में क्या करते हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम समटाइम्स होता है कि हमारे पास कुछ स्फेयर्स हैं, चार्ड स्फेयर्स हैं, वो आपस में टच करा दिए जाते हैं, और टच कराने के बाद फिर उनको अलग कर दिया जाता है। तो उस सिचुएशन में नेट फोर्स क्या होगा? इस तरीके के प्रॉब्लम्स होंगे। हमारे पास कुछ चार्जेस हैं और उन चार्जेस को आपस में टच कराने के बाद उनको क्या किया जाएगा? टच करा के फिर उनको हम रख देते हैं कुछ डिस्टेंस पे। तो ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट
ओके, तो हम लोग प्रॉब्लम सिलेक्ट करते हैं। प्रॉब्लम हमारे पास ये है, 3 identical spheres each having a charge small q and radius capital R are kept in such a way that each touches the other two. Find the magnitude of the electric force on any sphere due to the other two. तो इस प्रॉब्लम को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं डायग्राम के फॉर्म में। हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम है कि 3 आइडेंटिकल स्फेयर्स हैं, मतलब चार्ज स्फेयर्स हैं और तीनों एक जैसे, ऐसे हैं कि सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए कि हमारे पास एक स्फेयर ये है फर्स्ट स्फेयर, और एक स्फेयर ये है सेकंड स्फेयर, और एक स्फेयर मान लिया इस तरीके से है थर्ड स्फेयर। ये तीनों स्फेयर्स आइडेंटिकल हैं, सब आइडेंटिकल स्फेयर्स हैं, सब में चार्ज सेम है, सबका रेडियस सेम है और सब टच भी कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक, तो हमें क्या करना है, 3 आइडेंटिकल स्फेयर्स हैं, इसका सबका चार्ज q है और सबका रेडियस r है। इस तरीके से रखे हुए दे टचेस द अदर टू, ये पहला वाला बाकी दोनों को टच कर रहा, हर के साथ ऐसा है, सबके साथ ऐसा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एनी स्फीयर ड्यू टू द अदर टू। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि अगर हमें कोई भी दो स्फीयर टच करते हैं, टच करने का मतलब एक्चुअली में होता है कि उनमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाना। हालांकि जब कैपेसिटर डिस्कस करेंगे तो और डिटेल में बताएंगे आपको, बट अभी ये कह सकते हैं कि अगर सारे स्फीयर दूसरे को टच कर रहे हैं और अगर आइडेंटिकल हैं तो उनमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है अकॉर्डिंग टू देयर रेडियाई होता है। क्योंकि स्फीयर्स आइडेंटिकल हैं, रेडियाई सेम है, इसलिए सब में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो सेम होगा। मींस पहला पे चार्ज Q1, दूसरे पर चार्ज Q2 और तीसरे पर चार्ज Q3, टोटल को जोड़ के हम क्या करें, थर्ड से डिवाइड कर दें, तो ये हमारा चार्ज आया। तो अब चूंकि हमें पता है सारे चार्ज सेम है तो सारे Q ही हैं, 3 से डिवाइड कर दें, इसका मतलब Q डैश इक्वल टू कितना हो गया। इसका टच करने के बाद सारे स्फीयर्स, तीनों स्फीयर्स पे एक ही चार्ज होगा, सेम चार्ज होगा Q जो पहले था। तो अब हमारा प्रॉब्लम कुछ इस तरीके का बन गया कि हमारे पास 3 जो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, मान लीजिए एक स्फीयर ये है, मान लिया इस पर एक चार्ज रखा हुआ Q, इस पर एक चार्ज रखा हुआ है Q, यहां पर एक चार्ज रखा हुआ Q मान लिया और इसको ऐसे मिला दिया। तो बड़े अगर रेडियस इसका r है, इसका r, तो ये डिस्टेंस टोटल कितना हो गया 2r, ये डिस्टेंस भी हो गया 2r और ये डिस्टेंस भी हो गया 2r। तो क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एनी स्फीयर, किसी एक पे, ड्यू टू द अदर टू। तो मान लिया हम इस पे निकालना चाहते हैं, कोई भी एक सिलेक्ट कर ले, मान लिया हम इस पे हम निकालना चाहते हैं कितना फोर्स होगा ड्यू टू अदर टू। तो देखिए यहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो ये चार्ज प्लस और ये चार्ज प्लस, दो प्लस चार्जेज हैं। तो मैंने आपको बताया था कि दोनों चार्जेस अगर सेम है, लास्ट क्लासेस में बताया था डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। तो मैं इसका नाम दे रहा हूं, मान लिया हमारा ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। ठीक, तो एक फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू चार्जेस ऑन ए एंड बी, क्या हो जाएगा, दिस इज एफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू चार्जेस ऑन ए एंड बी, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इसके और दूसरा क्या हुआ, ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव, जैसा दोनों ही सेम चार्जेस हैं, तो यहां भी क्या होगा, फोर्स डायरेक्टेड अवे होगा, डायरेक्टेड आउटवर्ड होगा। मींस यहां भी हमारी फोर्स की डायरेक्शन ऐसे होगी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू द चार्जेस ऑन बी एंड सी बोथ। क्लियर। तो हमारे ये दो फोर्स हो गए और दोनों फोर्स की डायरेक्शन भी पता हो गई। अब ये देखना है कि अगर ये ट्रायंगल बन रहा है तो ये एंगल कितना होगा, पता है सारी साइड सेम है, तो ये एंगल कितना हुआ 60 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना हुआ
60 डिग्री। तो अब हमारा कुल मिलाकर के जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, फोर्स आपका चाहे आपका ए फोर्स बी ए हो या फिर फोर्स बी सी हो, दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि दोनों ही चार्जेस सेम है और दोनों के केस में डिस्टेंस भी सेम है। क्लियर? बट होगा कितना ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्जेस कितना हुआ Q इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है 2r का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ r स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। अगर हम वेक्टर के हिसाब से भी लगा सकते हैं, हम इसको रिजॉल्व भी कर सकते हैं दो डायरेक्शंस में, बट समटाइम्स क्या होता है अगर हमें कंपटीशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो इजी मेथड क्या है, यहाँ पे इजीएस्ट भी है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं FBC और FBA, दो वेक्टर हैं, दोनों ही वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री और हमें उनका मैग्नीट्यूड पता है और नेट मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर, हम लोगों ने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं P और Q, if we have two vectors P and Q, एक वेक्टर P है दूसरा वेक्टर Q है और उसके बीच में एंगल थीटा है, तो हमारा रिजल्टेंट क्या होता है r स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। इसको क्या हम लोगों ने पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, 11th क्लास में आपने वेक्टर में पढ़ा था। तो यहां पर हमारे दोनों ही फोर्सेस जो हैं BA और BC, दोनों ही फोर्सेस सेम है, तो अगर और उनके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री है। तो अगर इस रूल को हम फॉलो करें तो हमारा नेट फोर्स कितना हो गया F नेट इज स्क्वायर इक्वल टू पहला वाला F BA का स्क्वायर प्लस F BC का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F BA F BC इंटू कॉस 60 डिग्री। और ये आपको पता है BA और BC दोनों की वैल्यू सेम है, तो मैं इसको बार बार BA और BC ना करके सिंपली इसको मैं F कह दे रहा हूं, आसानी हो लिखने में। तो ये F स्क्वायर 2F स्क्वायर इंटू कॉस 60, तो ये क्या हो गया हमारा, ये वैल्यू हो गया F नेट रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F इंटू F इंटू कॉस 60। तो कितना हो गया ये F स्क्वायर 2F स्क्वायर 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू कॉस 60। cos 60 means sin 30, same value, that is half. This is half cancelled. So F net स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 3 टाइम्स फोर्स स्क्वायर। सो F नेट इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट 3 टाइम्स ऑफ फोर्स, मीन्स दिस इज व्हाट स्क्वायर रूट 3 टाइम्स फोर्स। व्हाट फोर्स? जो भी हमने लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्जेस कितना था Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना था 4r स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया नेट फोर्स। होप ये आपको प्रॉब्लम क्लियर हो गया। तो देखिए इसमें हमने क्या किया, प्रॉब्लम्स कुछ इस तरीके से 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स थे, तो दे आर टचिंग ईच अदर, इसलिए मैंने नेट चार्ज क्या किया, सब में इक्वली डिवाइडेड हो गया, तो टोटल चार्ज क्या हुआ सब पे सेम आया Q Q Q। तो हमारे पास प्रॉब्लम कुछ इस तरीके की बन गई कि 3 चार्जेस किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस पर रखे हुए हैं और उसकी वजह से किसी एक चार्ज पे हमें क्या निकालना, नेट फोर्स निकालना है। फिर हमने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाया और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के बाद
हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो अक्सर क्या होता है कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हमें इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है कूलम्स लॉ में। तो कूलम्स लॉ की प्रॉब्लम को हम लोग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की हेल्प से आसानी से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो अब हम लोग और भी प्रॉब्लम्स करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि जितना अधिक हम प्रॉब्लम्स करेंगे उतना ही कंसेप्ट में क्लियरिटी होगा। तो कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम अभी कुछ और भी प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम में क्या है कि आपके पास दो आइडेंटिकल स्फेयर हैं। मैंने प्रॉब्लम को लिखा है कि टू आइडेंटिकल स्फेयर हैं, बॉल्स हैं जिनकी डेंसिटी क्या है, रो है, मतलब उनके मास सेम है, उनकी डेंसिटी सेम है और उस पर चार्ज सेम है। ठीक है, और उनको सस्पेंड किया गया है। कैसे? ये सिचुएशन है कि हमारे पास दो आइडेंटिकल बॉल हैं, एक ये और एक हमारे पास ये है, और इन दोनों बॉल्स में चार्ज सेम है, इन दोनों बॉल्स में मास सेम है, चार्ज और मास सेम है। तो इस कंडीशन में जब दोनों बॉल्स में चार्ज और मास सेम है और इनको हमने एयर में रखा हुआ है, और ड्यू टू रिपल्सन, और ये दोनों ही चार्जेस एक इंसुलेटेड स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, और जब इन दोनों चार्जेस को मैंने रखा हुआ है एयर में, पहले किस में रखा, एयर में, तो थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया, और इक्विलिब्रियम के बाद जो इनका वर्टिकल एंगल है वो थीटा है। तो अब इक्विलिब्रियम जो सेटअप हुआ, और ये ध्यान रखना है कि जो हमने यूज किया है मीडियम वो एयर है। तो कौन कौन से फोर्सेस यहां पर लग सकते हैं? तो एक तो अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे पास क्या है, टेंशन लगेगा स्ट्रिंग का, इन दोनों की वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, दैट इज Fe, और उसका एक वेट लग रहा है mg। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, इसका मास m है, इसका चार्ज q है, इसका मास m है, इसका चार्ज q है, और इन दोनों बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। ये स्ट्रिंग का हमारा टेंशन है, और इस पर एक लग रहा है ग्रेविटी mg, वेट, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, और ये दोनों ही चार्जेस एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो अगर इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब कि जो नेट फोर्स, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट का जो नेट फोर्स हो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से कि हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट्स थे, इस पर एक वेट लग रहा है डाउनवर्ड, इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, और ये स्ट्रिंग का टेंशन है। तो कितने फोर्स लग रहे हैं इस पॉइंट पर? टोटल 3 फोर्स लग रहे हैं, वेट, टेंशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ऑब्जेक्ट हमारा इक्विलिब्रियम में है, तो मैंने बताया अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ऑब्जेक्ट का नेट फोर्स क्या होता है, जीरो है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में। अगर रोटेशन होता तो रोटेटरी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता, नेट टॉर्क जीरो, बट हम यहां पे टॉर्क का कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। क्लियर? तो अब ये जो पूरा अरेंजमेंट है, इस पूरे अरेंजमेंट को दोनों चार्जेस को इंसुलेटिंग स्ट्रिंग की हेल्प से एयर में रखा गया है, वो आपस में रिपल्सन कर रहे हैं, स्ट्रिंग का टेंशन है और उस पर एक वेट लगा है जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम में है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ये जो सेटअप है, इसका जो मीडियम जो एयर था, पहले एयर था तो K=1 था, अगर इसी को हम एक डाइलेक्ट्रिक से रिप्लेस कर दें जो कि एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी कितना है, सिग्मा है, तो उस कंडीशन पे हमारा इक्विलिब्रियम फिर सेटअप हो रहा है, लेकिन अभी भी जो वर्टिकल से एंगल बन रहा हो थीटा ही है। सेमी वर्टिकल एंगल कितना है, थीटा ही है। तो हमें बताना है कि जो हमारा डेंसिटी ऑफ लिक्विड है सिग्मा वो कितना होगा। क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन है कि दो आइडेंटिकल बॉल्स ईच हैविंग अ डेंसिटी रो आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, बोथ द बॉल्स हैव इक्वल मास एंड चार्ज। In equilibrium, each strings make an angle theta with the vertical. Now both the balls are immersed in a liquid. Liquid में डाल दिया बाद में. As a result, the angle theta does not change. The density of liquid is sigma. तो बताना है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिक्विड कितना होगा। हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है? तो अगर हमारे पास 3 फोर्सेस हैं, अगर हमारे पास 3 फोर्सेस है, कौन कौन से 3 फोर्सेस हैं?
स्ट्रिंग का टेंशन, वेट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमारे पास 3 फोर्सेस हैं, स्ट्रिंग का टेंशन, वेट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये हमारा टेंशन है, ये हमारा वेट है और ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो इन तीनों फोर्सेस के अंडर में सिस्टम हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो मतलब अगर इन तीनों फोर्सेस के अंडर में सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है तो क्या क्या फोर्स लग रहे हैं देखिए डिटेल में। पहला हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एयर में रखे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। वेट कितना होता है mg, मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। क्लियर। और हमारे पास क्या है, टेंशन स्ट्रिंग का है। तो अब हमने क्या किया, इसको पूरा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है, तो इस चीज को पूरे सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है, क्या किया मैंने, सिस्टम पूरा हमारा इक्विलिब्रियम में है तो एंगल देखा कैसे, ये टी है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 90, ये पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसी चीज को मैंने डायग्राम से दिखाया, टी ये एंगल थीटा है, ये 90 हो जाएगा पूरा इतना, ये वैल्यू भी 90 है, ये वैल्यू भी 90 है, तो ये वैल्यू 90 माइनस थीटा। हम चाहते हैं कि एंगल कितना है टी के साथ, एफ के साथ और वेट के साथ, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम लगाना चाहते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर हमारे पास 3 फोर्सेस हो, क्या, अगर किसी बॉडी पे 3 फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे अगर 3 फोर्स एक्ट कर रहे हो, 3 फोर्सेस आर एक्टिंग एट ए पॉइंट और सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो लॉमीज थ्योरम के हिसाब से अगर हमारे पास एक फोर्स F1 है, एक फोर्स F2 है, एक फोर्स F3 है और सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, F1 के सामने एंगल अल्फा है, F2 के सामने एंगल बीटा है, F3 के सामने एंगल कितना है, गामा है, तो अकॉर्डिंग टू लॉमीज थ्योरम क्या होना चाहिए, F1 अपॉन साइन अल्फा, F1 के सामने का एंगल साइन अल्फा, F2 के सामने एंगल बीटा साइन बीटा, F3 के सामने एंगल साइन गामा। ये हमारा लॉमीज थ्योरम है। तो यही लॉमीज थ्योरम हम इस सिस्टम के लिए यूज करना जा रहे हैं। तो इस सिस्टम में हमारे पास कितने फोर्सेस हैं, टेंशन, वेट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमने यहां पर एंगल दिखा दिया, टेंशन के लिए कितना एंगल है, टेंशन के सामने 90, वेट के सामने 90 प्लस 80, इलेक्ट्रोस्टैटिक के सामने 180 माइनस थीटा। तो अब इसी को हम क्या करना चाहते हैं, लॉमीज थ्योरम में लगाना चाहते हैं। तो लॉमीज थ्योरम के हिसाब से देखिए, Fe, F इलेक्ट्रोस्टैटिक, F इलेक्ट्रोस्टैटिक, दिस F इलेक्ट्रोस्टैटिक, एंगल कितना है 180 माइनस थीटा साइन, वेट एंगल कितना है 90 प्लस थीटा और टेंशन एंगल कितना है 90। क्लियर, साइन 90 होता है 1, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। तो हमारे पास क्या हुआ, Fe साइन अपान साइन थीटा इक्वल टू W अपान कॉस थीटा। मैंने इसको बोला दिस इज इक्वेशन स्टार 1। ओके, तो मतलब अगर हमारे जो चार्जेस थे वो सारे के सारे चार्जेस किसमें थे, सिस्टम पूरा एयर में था, उस समय ये कंडीशन है। अब क्या कह रहा है, इस पूरे सिस्टम को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, जो हमारा एयर था वहां पे लिक्विड डाल दिया, सेम प्रॉब्लम। अब लिक्विड डालने से क्या फर्क पड़ा, पहली बार तो लिक्विड का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K है, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड, K ले लिया। अब क्या क्या, टेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्ट्रिंग के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से फर्क पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अब हमारे पास डाइलेक्ट्रिक आ गया, तो हमने क्या लगा दिया यहां पे K, ठीक है 1K मीडियम की वजह से, और उसको फोर्स को मैंने F डैश बोला, दिस इज व्हाट Fe अपॉन K। ओके, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फोर्स को रिड्यूस कर देता है, तो 1 अपान K हो गया, दिस Fe डैश। अब दूसरा फर्क क्या पड़ा, जैसे हमारे पास कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, अगर लिक्विड में हम इमर्स करें तो लिक्विड उस पर एक अपथ्रस्ट लगाता है, तो उसके अपथ्रस्ट की वजह से उसके वेट में क्या होता है, डिक्रीज हो गया। तो अपथ्रस्ट किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, और वेट किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, जितना इसका वॉल्यूम है स्फीयर का उतना ही लिक्विड अपथ्रस्ट लगाएगा उतने ही वॉल्यूम पे, तो वेट हो गया हमारा mg इक्वल टू वी रो जी, अपथ्रस्ट हो गया v सिग्मा जी, क्योंकि जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी क्या है, लिक्विड की जो डेंसिटी है वो सिग्मा है,
तो हमने अपथ्रस्ट लिख दिया वेट। तो नेट फोर्स कितना हुआ, वेट माइनस अपथ्रस्ट, दैट इज W डैश। तो फिर से बता रहा हूं, दोनों का डिफरेंस हो गया वेट माइनस अपथ्रस्ट, Vg कॉमन ले लिया, रो माइनस सिग्मा। तो अब हमारे पास क्या चेंजेज आए जब इस सिस्टम को पूरा हमने लिक्विड में रखा, चेंजेज ये आए, वेट रिड्यूस हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी रिड्यूस हो गया। ठीक, फिर से और इक्विलिब्रियम अप्लाई करें, सेम जैसे हमने पहले सॉल्व किया है उसी तरीके से फिर से इक्विलिब्रियम लगा सकते हैं। टी एंगल थीटा, एंगल में कोई चेंजेज है नहीं, तो टी सेम उसी तरीके से एंगल लगाया, फर्क क्या है, यहां पे W डैश और यहां पे F डैश। तो W डैश और F डैश, लामिस थ्योरम लगाया, अगेन F डैश अपान दिस एंगल 1 माइनस 80 माइनस थीटा, T अपान साइन 90, W डैश अपान साइन 90 प्लस थीटा, सेम कैलकुलेशन, F डैश अपान साइन थीटा इक्वल टू W डैश अपान कॉस थीटा, दिस इज स्टार 2। अब क्या फर्क है, ये जो हमारे क्वेश्चन स्टार 2 है किस में आया, ये तब है जब हमने डाइलेक्ट्रिक में रखा था, और पहला वाला क्या था, जब हमने एयर में रखा था। तो अब हम दोनों को अगर ध्यान से देखें तो दोनों में सिर्फ फर्क क्या है, ये हमारा जब अंडर लिक्विड था, दिस इज द कंडीशन व्हेन इट इज अंडर लिक्विड, तो ये लिक्विड में था और ये एयर में था, सेम कैलकुलेशन। अब हम क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखें, डिवाइड करते हैं। तो अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना चाहते हैं। तो ध्यान से देखें, अगर हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें तो क्या होगा, इक्वेशन दिस और दिस दोनों को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो क्या होगा इसको डिवाइड करने में, देखिए Fe डैश अपॉन Fe डिवाइडिंग स्टार 2 एंड स्टार 1 इक्वल टू W डैश अपॉन W। क्लियर, Fe डैश अपॉन Fe इक्वल टू W डैश अपॉन W। क्या किया मैंने, डिवाइडिंग इक्वेशन स्टार 2 एंड स्टार 1। अब Fe डैश कितना है, ऑलरेडी मैं बताया था, Fe डैश इक्वल टू Fe अपॉन K, क्योंकि यहां पर फोर्स रिड्यूस हो गया था लिक्विड में, और W डैश का मतलब कितना था, Vg रो माइनस सिग्मा, और W कितना था, सिर्फ वेट, Vg इंटू रो। Fe से Fe कैंसिल हो गया, Vg से Vg कैंसिल हो गया, उसको तो 1 अपान K इक्वल टू कितना हो गया, रो माइनस सिग्मा अपान रो। तो अगर हम यहां से बोले उलट दें तो K कितना हो गया, K की वैल्यू हो गया, उलट दिया, रो अपान रो माइनस सिग्मा। दिस इज द वैल्यू ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड, जो कि हमें रिक्वायर्ड थी, तो अब यहां पर ध्यान से देखें, यहां तो क्या हो रहा है, फिर से प्रॉब्लम में बैक करते हैं, एक्सप्लेन कर दिया पूरा प्रॉब्लम, बैक जाते हैं। दोनों आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स थे, दोनों के मास सेम थे, दोनों के चार्ज सेम थे, और इसको पहले मैंने एयर में रखा, जिसकी वजह से इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन था, एक इसका वेट था, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन था और एक टेंशन था, और ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में था और वर्टिकल एंगल बना रहा था थीटा। और जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है इसकी डेंसिटी कितनी थी मटेरियल की, रो। अब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, इसका मतलब मैंने नेट फोर्स इस पॉइंट पे कैलकुलेट किया और लामीज थ्योरम लगाया, क्योंकि अगर हमारे पास तीन फोर्सेज हैं और तीनों फोर्सेज एक पॉइंट पे हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा सकते हैं। लामीज थ्योरम क्या था, F1 अपान साइन अल्फा इक्वल टू F2 अपान साइन बीटा इक्वल टू F3 अपान साइन गामा। यही चीज हमने यहां पर क्या किया, सारे डायरेक्शंस देखे,
और तीनों फोर्सेस को रिजॉल्व करके देखा, सारे एंगल सेट किए और इसमें हमने लामीज थ्योरम लगाया F1 अपान साइन अल्फा, तो हमारा आंसर है Fe अपान दिस। इससे हमें ये कंडीशन मिल गया। कब? जब वो सिस्टम हमारा एयर में था। अब इसी पूरे सिस्टम को हमें रिप्लेस करना है वाटर के अंदर। जब उस पूरे सिस्टम को वाटर में रिप्लेस करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? पहली बात तो वाटर की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में चेंज हो जाएगा। और फर्क क्या पड़ेगा? जब किसी भी ऑब्जेक्ट को मीडियम में लिक्विड में डालते हैं तो उस पर आप थ्रस्ट लगाता है लिक्विड, जिसके उसके वेट में चेंज होगा, वेट घट गया। तो वेट घट कितना हो गया हमारा? डब्ल्यू डैश। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो गया? जो पहला वाला था उसका 1/k हो गया। फिर से हमने वही सिस्टम लगाया लामीज थ्योरम, क्योंकि एंगल्स में कोई चेंजेज है नहीं, जो ऑलरेडी था। टेंशन अपान दिस एंगल, Fe अपान दिस एंगल, वेट अपान दिस एंगल। इसको पूरा सॉल्व किया, फिर से वही कंडीशन आया स्टार टू। फिर हमने क्या किया? दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आया Fe डैश, ये स्टेप आया Fe डैश दिस। और हमको पता Fe डैश क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपान के। ठीक है, W डैश क्या है? अपथ्रस्ट की वजह से जो था, मतलब वेट माइनस अपथ्रस्ट W की वजह से। और पहले वाला एयर केस में टोटल वेट W था। दोनों को सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू रखा, तो हमें इससे क्या मिल गया? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग ने आज बेसिकली क्या किया, आज के लेक्चर में काफी सारे न्यूमेरिकल्स के कूलम्स लाके और कुछ डेरिवेशंस मैंने किए। थोड़ा मैंने यहां पर थोड़ा फास्ट किया है चीजों को। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हमारा जो लेक्चर का मेन टारगेट है, आई विल डिस्कस इन डीप डिटेल अबाउट इक्विलिब्रियम, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट की जरूरत है। और हम भी कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस केस में क्या होता है, फोर्स इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और उसका उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होना चाहिए, तब वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। और हम बताएंगे कि नेट फोर्स 0 क्यों हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियोस में हमारा मेन टारगेट है कूलम्स लॉ के ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन इक्विलिब्रियम पे बेस्ड प्रॉब्लम्स। थैंक यू।